डियर ऑल, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट क्या है, हम लोग इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए हुए थे। चलिए देखते हैं। कंक्रीट इज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल composed of cement, fine aggregate, coarse aggregate, although admixtures and mixed with water, which harden with time and it has a substantial strength in compression। ठीक है, तो कंक्रीट एक्चुअली हमारा एक मिक्सर है। सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट सबका एक मिक्सर है। उसमें केमिकल्स भी हम लोग आजकल के डेट में बहुत कुछ देते हैं, मिक्सर वगैरह। उसमें एक मिक्सर है और वो क्या होता है ना, वो धीरे धीरे टाइम धीरे 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 स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते जाता है। जिस दिन पोर करते हैं, जिस दिन कंक्रीट करते हैं, उस टाइम और स्ट्रेंथ, और जब 28 डेज के बाद उसका स्ट्रेंथ पूरा अलग होता है। तो धीरे धीरे कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करता है टाइम के हिसाब से। ओके, और क्या लिखा है, इट हैज सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। तो कंक्रीट का कंप्रेसर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ क्या है वो देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू फेल्योर अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेसिव फैक्टर। तो ये फोटो में देखिए, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऊपर से लोड दिया जा रहा है और नीचे से लोड दिया जा रहा है, तो दबाव दिया जा रहा है। तो दबाव देने के बाद में वो किस तरह से उसको रेजिस्ट करता है, तो उस जो रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टेंस फोर्स वो जनरेट करता है, जो जो मतलब जितना वो मतलब उसको दबाया, कितना उसको सह सकता है, उस फोर्स को बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दोबारा देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, ओके, टू फेल्योर अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेसिव force, or it is a measure of concrete's ability to resist loads which tends to compress it। जो अभी लोड हम लोग दे रहे हैं उसके पास कितना मतलब एबिलिटी है, कितना उसके पास शक्ति है उस लोड को मतलब सहन करने का, वही जो शक्ति है, जो मतलब उसको रेजिस्ट करने का शक्ति, वही हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर such as water cement ratio, the strength of cement use, quality of concrete materials, quality control during the production of concrete। जैसे बहुत सारी चीज़ें उस कंक्रीट का स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। वो सब चीज़ें हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। उसके ऊपर बहुत सारे टेस्टिंग भी है। हम लोग किस तरह से साइट पे जो कंक्रीट है उसका क्या क्या टेस्टिंग करते हैं, हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मिलने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें आजम्पशन करना पड़ता है, क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, वो सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे। ठीक है, compressive strength of concrete can be calculated by the formula load divided with the cross sectional area resisting the load। अब ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। तो ये इसको हम लोग अभी टेस्टिंग करके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो ये मशीन देख सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन। ठीक है, तो इस क्यूब को हमने उस पर रखा। तो उस स्ट्रेंथ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्या है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो लोड पड़ेगा इसके ऊपर, कहाँ पे पड़ेगा, ये जो पर्टिकुलर अभी एरिया दिया ना, देखो क्या दिया, फेल्योर लोड डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके ऊपर लोड पड़ता है, अभी इसका ये वाला सेक्शन देखो, ये टॉप से या फिर बॉटम से, ये टॉप या फिर बॉटम, जो क्रॉस सेक्शन एरिया में वो जो लोड पड़ता है, उस एरिया और कितना लोड वो लिया है, ठीक है, उसके ऊपर पर डिपेंड करता है वो। देखते हैं उसका क्या फॉर्मूला है, लोड बाय एरिया, वही बताया ना, फेल्योर लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो लोड हम मशीन में दे रहे हैं वो लोड, और जो ये नीचे से उसको रेजिस्ट करता है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो डिवाइड होने से जो फॉर्मूला है वही उसका फॉर्मूला है। क्या है, एफ इज इक्वल टू पी बाई ए। एफ क्या है इधर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, जो मशीन हम जो देख रहे हैं उसमें। और पी इज इक्वल टू द मैक्सिमम लोड अप्लाइड ऑन ऑन द क्यूब, जो मैक्सिमम, इसको एक्चुअली हम लोग न्यूटन में, ये न्यूटन इसका यूनिट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको दबाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया मतलब ये क्यूब का जो भी साइज है, ये अगर 150 पे 150 क्यूब है तो 150 बाई 150, तो उसका एरिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं उसका लोड बाई एरिया। ठीक है, समझ में है। और उसकी यूनिट क्या है, सबसे बड़ी बात है, हम लोग यूनिट क्या रखते हैं। अभी जनरल हम लोग एसआई यूनिट हम लोग फॉलो करते हैं। एसआई यूनिट क्या है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसका हम लोग यूनिट क्या रखते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मेगा पास्कल और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जनरली इसको हम एमपीए भी बोलते हैं कि एम 40 का स्ट्रेंथ कितना है, 40 एमपीए या फिर 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 30 मिलीमीटर पर स्क्वायर, एमपीए भी हम लोग बोलते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग इस जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसका क्यूब किस तरह से बनाते हैं, उसके हम लोग प्रिकॉशंस क्या क्या लेना पड़ता है, सैम्पलिंग क्या है, वो सब एक मतलब एक बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं बहुत बड़ा पढ़ाई पार्ट है ये।
तो इसके ऊपर हम लोग धीरे धीरे करके सब जानेंगे। पहले देखते हैं वो जो टेस्टिंग हम लोग किए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए, वो क्यूब को किस तरह से हम सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, सैम्पलिंग के ऊपर देखते हैं। एज पर IS 456-2000 सैंपल फ्रॉम फ्रेश कंक्रीट शैल बी टेकन एज पर 1199 and cube shall be made क्यूब्ड एंड टेस्टेड एट 20 days इन अकॉर्डेंस टू तो 516। दो तीन अलग अलग क्यूब IS को और CS को सपोर्ट में हम लोग इसको सैम्पलिंग करते हैं। तो किस तरह से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, किस तरह से इसको क्यूब को फिल करेंगे, किस तरह से हम डीमोल्डिंग करेंगे, और किस तरह से साइड में दूसरा टेस्टिंग करेंगे। जैसे कंक्रीट आया, वो कंक्रीट का कंसिस्टेंसी क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका स्लम्प क्या है, उसका विजुअल जैसे सेग्रीगेशन रेडिंग के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन किए। वो सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके एक एक छोटे छोटे वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम। ये हमको एक चीज़ देखना है कि सैम्पलिंग हम कितना फ्रीक्वेंसी में करेंगे। जो अब क्यूब बनाए हम लोग कंप्रेशन टेस्ट के लिए, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग हमारा IS 456 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। कितना क्वांटिटी हम लोग कितना क्यूब का सैंपल लेंगे। जैसे 1 to 5 अगर मेरा क्वांटिटी होता है एम क्यूब में, 1 m³ हो सकता है, 2 m³ हो सकता है, अप टू 5 m³। तो उसमें सैम्पलिंग क्या है, ये 1। ये 1 क्या है, एक्चुअली 1 सेट बोलने से अगर हम ओनली 20 days का क्यूब टेस्टिंग करते हैं हमको, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हम 3 क्यूब बने, क्योंकि क्यूब सेट हम लोग 3 यूज करते हैं, क्योंकि जब एवरेज लेते हैं तो 3 क्यूब का ही लेते हैं। अगर हम सिर्फ 20 days का स्ट्रेंथ निकालने वाले हैं तो क्यूब इसमें ये दिया एक्चुअली 1 सेट। ठीक है, तो 3 क्यूब बना दिए हमको अगर 5 m³ के अंदर हो। पर अगर कोई हम लोग को लगे नहीं नहीं, हम लोग को 3 days के 7 डे 20 days के साथ साथ हमको 3 days का भी और 7 days का भी चाहिए स्ट्रेंथ, तो हम लोग यहाँ पे 9 क्यूब बनाएंगे, ताकि हम लोग को 3 days में 1 क्यूब टेस्ट करेंगे, 1 सेट करेंगे, 7 days में 1 सेट और 20 days में 1 सेट। जनरल केस में हम लोग 7 days या 40 days टेस्टिंग करते हैं, 3 days हम लोग ज़्यादा करते नहीं है। तो हम लोग एनालिसिस करने के लिए कि हाँ 7 days में हमारा कितना स्ट्रेंथ आया और 20 days में कितना स्ट्रेंथ आ रहा है। ठीक है, तो जनरल केस में हम लोग इस 1 को 6 पकड़ कर चलते हैं, 1 सेट में 6 लेते हैं, ताकि 7 days में 1 आ जाए और 20 days में 1 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे 1 to 5 हो गया 1 सेट 6, उसके बाद 6 to 15 आ गया 2 सेट मतलब 12, 16 to 30 हो गया मतलब 18, 18 ये हो गया 4 सेट मतलब 24। उसके बाद 50 से एबव जब जाएंगे हम लोग 1 सेट ऐड करते करते जाएंगे, मतलब और 6 क्यूब प्लस करते करते जाएंगे, लिखा ना 4 + 1। तो 1 सेट अगर हम 7 days 20 days को लेते हैं तो हम लोग को 1 ऐड करेंगे तो 5 सेट हो जाएगा, मतलब 50 से 100 के अंदर हम लोग हो जाएगा, तो 530 30 हो जाएगा। वैसे 50 उसके बाद क्या लिखा है देखो, ईच एडिशनल ऑफ 50 m³ उसमें क्या है, 1 एडिशन सैंपल फॉर ईच एडिशन ऑफ 50 m³ और पार्ट ऑफ दैट। तो मतलब 100 m³ 50 m³ के ऊपर जितना भी 50 m³ जाए, 50 से 100 जाएंगे तो एक सेट ऐड किए, उसके ऊपर अगर 100 से और 150 जाएंगे तो और एक सेट ऐड करेंगे, ऐसे हम लोग ऐड करते करते आगे आगे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या है, हम लोगों ने इसका सैम्पलिंग देखे। तो इसमें जैसे हम लोग बताया ना कि हम लोग अगर एक सेट एक्स्ट्रा लेंगे तो 7 days में टेस्टिंग करेंगे, 3 days टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करके हम लोग को पता है कि 28 days में हमको फुल स्ट्रेंथ चाहिए, जो हमारा रिक्वायर्ड डिजाइन स्ट्रेंथ है, जो कि M40 होगा, M60 होगा, M50 होगा। जो मिक्स डिजाइन हमने बनाया उसका स्ट्रेंथ है वो 28 days का। बट अगर हम एक्स्ट्रा सेट लिया और कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए उसका, उसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा, तो ये IS कोड में मेंशन किया हुआ है अमेंडमेंट नंबर 5 में 456 में। अगर हम लोग एक्स्ट्रा क्यूब लिए हैं सेट में ऐड करके, तो 3 days अगर टेस्टिंग करें तो 45% का आना चाहिए स्ट्रेंथ। तो जैसे अपना मान के चलो M40 ग्रेड का कंक्रीट है, तो M40 ग्रेड कंक्रीट का 45% स्ट्रेंथ जो है हमको 3 days में मिलना चाहिए। या 7 days टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमको 60% आना चाहिए वही 40 का। ठीक है, 40 MPa का। वैसे अगर हम 14 days टेस्टिंग करें तो हम एक्स्ट्रा क्यूब्स बनाए तो हमको ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए। तो ये हमारा क्यूब किस तरह से फ्रीक्वेंसी में सैंपल कलेक्ट करेंगे और किस तरह से टेस्टिंग करेंगे है, पर किस तरह से क्यूब फिल करेंगे हम लोग इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में देखें, किस तरह से क्यूब फिल करेंगे, किस तरह से साइड में स्लम चेक करेंगे, किस तरह से बाकी टेम्परेचर वगैरह चेक करेंगे, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, वो सब उसको हम लोग चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, ताकि अपने आप खुद के साथ साथ अपने फ्रेंड्स का भी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।